सोचिए, मैं लगातार भारत का इतिहास पढ़ता रहता हूं। आज सब कुछ आंखों के सामने तैर रहा है। भारत जब बुद्धमय भारत था तब ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। अगर आप बुद्धमय भारत की बात करें, चाहे सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो अखंड भारत क्यों था? उस समय कोई ऐसा नहीं था कि वो सब लकड़ी के तलवार से अखंड भारत था। सम्राट अशोक का वो ताकत, घनानंद का वो ताकत, चंद्रगुप्त मौर्य की वो ताकत, उससे भारत एक विशाल राज था। तब भारत के पास घुड़सवारी थी, पैदल सेना थी। उसके बाद एक दौर आया जब गोला बारूद का दौर शुरू हुआ, और जैसे ही भारत से बुद्धमय भारत खत्म हुआ, उस समय के हिसाब से भारत ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे था। लेकिन अगर आप आधुनिक भारत की बात करें, उसी दौर में भारत में जातिवाद और मनुवाद आया। जातियां बना दी गई, पढ़ने लिखने वाली जाति बना दी गई। ये जाति पढ़ेगी, ये जाति व्यापार करेगी, ये जाति बिजनेस करेगी, ये जाति लड़ेगी। और उसी दौर में यहां हून, मुगल, अंग्रेज कब्जा कर लिए देश पर, क्योंकि जातिवाद आ गया। सभी को लड़ने का, सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और सोचिए, आजादी के उसी दौर में कैम्ब्रिज, यूरोप में कैम्ब्रिज बन रहा था। यहां के जो राजा थे, कौन राजा थे आप सब बेहतर जानते हैं। पिछले 1000 साल में भारत कितना पीछे चला गया है। पिछले 1000 साल में भारत कितना पीछे गया वो बता रहा हूं। कैम्ब्रिज बना, ऑक्सफोर्ड बना, हमारे यहां अंधविश्वास और कर्मकांड बना। लेकिन वो सब छोड़ दीजिए, अब आजादी की बात कीजिए, जब एकदम से ज्ञान विज्ञान का तकनीक है। आज विज्ञान सबसे पीक आवर पर है। आज विज्ञान की वो ताकत है कि आज जहाज बिना पायलट के उड़ रहे हैं। दुनिया ऐसा मैं 2 दिनों से 3 दिनों से, जब से आतंकवादियों पर मिसाइल दागे गए हैं, तब से मैं भारत की सैन्य क्षमता को पढ़ रहा हूं, और अमेरिका की सैन्य क्षमता को पढ़ रहा हूं, रूस की सैन्य क्षमता को पढ़ रहा हूं, चीन की सैन्य क्षमता को पढ़ रहा हूं। आज ही खबर आई है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान हमसे पीछे हो गया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल है कि हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर हैं या हमारी ताकत कहां है। यह भी सच है कि हमारी सेना जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, अदम्य इच्छा शक्ति है। लेकिन सवाल है आधुनिक तकनीक का। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हम आज। हम आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारा शहरीकरण अच्छा नहीं है। फाइटर प्लेन पर हम दूसरे देशों पर स्थिर हैं, निर्भर हैं। पाकिस्तान के पक्ष में 5-6 देश खड़े हो गए, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश। अगर आप सैन्य क्षमता की बात करें तो अब भारत को अब युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा, घोड़े हाथी से नहीं लड़ा जाएगा। अब तलवार न घोड़ा हाथी, अब युद्ध जो है वो विज्ञान से लड़ा जाएगा। भारत को अब गाय, गोबर, गौमूत्र से आगे सोचना पड़ेगा। आपकी आस्था है, आस्था अलग चीज है, आपको विज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। 75 साल में देश बहुत पीछे चला गया है, अगर आप बात करें विज्ञान के दृष्टिकोण से भी, और पिछले 10 साल में और देश पीछे चला गया। एआई का तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब भी हमें सुधरना पड़ेगा और तेजी से काम करना पड़ेगा। हमें आधुनिक फाइटर प्लेन्स बनाने पड़ेंगे, आधुनिक मिसाइल बनाने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना पड़ेगा, रोबोट बनाना पड़ेगा। अब सीमा पर हम इंसानी जान की कीमत को समझनी पड़ेगी। और सोचिए, आज भी मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान, दुनिया के 3-4 देश हमसे आगे हैं बस। अगर तकनीक की बात करें तो अमेरिका, रूस, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस। हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी जनसंख्या है, हमारे पास कैपेबिलिटी है। बस हमें देश को अंधविश्वास से और कर्मकांड से आगे निकालना है।
हमें आस्था और विज्ञान के फर्क को समझना है, और ये वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो और जिसकी विज्ञान में रुचि हो और जो दुनिया को पढ़ता हो, जो सामरिक महत्व की चीज़ों को जानता हो। अब देश को काम करना पड़ेगा। अगर देश की सीमा को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने सैन्य साजो सामान का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। हमें ज्ञान विज्ञान पर फोकस करना पड़ेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा। हमें अपने ही देश के लोगों के पैसे, जो उन बिजनेसमैनों को ध्यान पकड़ना पड़ेगा जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, जो अपना घर विदेश में रखे हुए हैं। सोचिए, हमारा एक भी कॉरपोरेट विज्ञान दुनिया में जो अभी फाइटर प्लेन बन रहे हैं वो सब वहां के कॉरपोरेट बना रहा है, प्राइवेट कंपनियां बना रही है। एलन मस्क को देखिए, उसके बाद बोइंग को देखिए, चीन की कंपनी को देखिए, रूस फ्रांस की कंपनी को देखिए। हमारे देश ने जिस कंपनी से फाइल खरीदा है वो भी प्राइवेट कंपनी है। हमारी प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं? ये नमक प्याज आलू से आगे सोच ही नहीं रही हैं। ये नमक भी बेच रही हैं, प्याज भी बेच रही है, लहसुन भी बेच रही हैं, सब्जी भी बेच रही हैं, और ये गाड़ी भी बेच रही हैं। लेकिन ये गाड़ी में क्या कर रहे हैं? विदेश वाले टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इजाद नहीं हो रहा है, मतलब रिसर्च पर खर्च नहीं हो रहा है। हमें रिसर्च सेंटर बनाने पड़ेंगे, चाहे वो मेडिसिन का हो चाहे कार का। सोचिए, टेस्ला को BYD ने, चीन की कंपनी, उसने पीछे छोड़ दिया है। सैटेलाइट के मामले में एलन मस्क ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अभी भी अमेरिका एक नंबर पर बना हुआ, और इसलिए अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने सीज फायर करवा दिया। भारत के जो धन्ना सेठ हैं उनको रिसर्च पर काम करना पड़ेगा, जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, और हमारे युवाओं को रिसर्च पर बात करनी पड़ेगी। अभी पीयूष गोयल ने जो हाल ही में कहा था वो बात सच है। हम सिर्फ डिलीवरी बॉय तो नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ डिलीवरी ऐप तो नहीं बना रहे हैं। हमें नए मिसाइल्स पर काम करने पड़ेंगे, नए फाइटर प्लेन्स पर काम करने पड़ेंगे, नए रोबोट पर काम करने पड़ेंगे, AI पर काम करने पड़ेंगे। नहीं तो हम दुनिया की रेस में पीछे छूट जाएंगे। अब लड़ाई सिर्फ हाथ मानव में नहीं होगी, अब लड़ाई विज्ञान से हो रही है, तकनीक से हो रही है। इस बात को समझिए आप लोग। जो भी सरकार चुनिए, कोई प्रधानमंत्री बने, उसको अंधविश्वास और कर्मकांड से निकलना पड़ेगा। उसको आस्था और अंधविश्वास में फर्क करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा पैसा आज के समय में आपको विज्ञान पर खर्च करना पड़ेगा, और विज्ञान पर खर्च करने का मतलब है पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरा खर्चा इन्वायरमेंट को भी बचाना पड़ेगा, प्रकृति को भी बचाना पड़ेगा। और ये अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चीन, जापान ने किया है, प्रकृति को भी बचाया है और विज्ञान को भी अपनाया है। और इसके लिए जरूरी है कि हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिसर्च पर, स्कूल कॉलेज पर करना पड़ेगा। और ये काम इन धन्ना सेठों की भी है। ये सारे के सारे देश को, 140 करोड़ लोगों को आप सिर्फ उपभोक्ता बना के नहीं छोड़ सकते हैं। दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी बनती है और हम उसको खरीदते हैं, तो अमीर कौन देश होगा? वो टेक्नोलॉजी बनाने वाला, और वो फिर नई टेक्नोलॉजी खोजेगा। हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, हमें विज्ञान पर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि रिजर्वेशन को पूरी तरह से लागू किया जाए, और स्कूल कॉलेज बढ़ाए जाए, रिसर्च सेंटर बढ़ाए जाए, चाहे वो विज्ञान हो, साइंस हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, AI हो, कंप्यूटर साइंस हो, एविएशन के डिपार्टमेंट्स हो, और सारे, किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। सोचिए, हमारे देश में 90% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। क्या हम मजदूरों का देश बन के रह जाएंगे? क्या हम सिर्फ खरीदार देश बन के रह जाएंगे? एक अच्छी सोच का प्रधानमंत्री, एक अच्छी सोच का मुख्यमंत्री ये सब कर सकता है। इसलिए इस देश को अब ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने पड़ेंगे जो विज्ञान पर भरोसा करता हो, जो तकनीक पर भरोसा करता हो, और जो धर्म के नाम पर वोट ना मांगे, जो अंधविश्वास और कर्मकांड न फैलाए। धर्म आस्था का विषय है, वो आपका निजी आस्था हो सकता है। अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं तो आपको ज्ञान विज्ञान रिसर्च पर जाना पड़ेगा। और भारत के जो धन्ना सेठ हैं उनको पैसा क्या करेंगे ये लोग?
इनको अपना पैसा रिसर्च में लगाना पड़ेगा, इनको अपना पैसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च में लगाना पड़ेगा। और सबको पढ़ने का 100% लोग जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, तब हम मजदूरी से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो सच मानिए हम मजदूरों का देश बनकर रह जाएंगे। अगर हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं, मान लिया मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, तो मैं कैसे वैज्ञानिक बनूंगा, कैसे मैं पत्रकार बनूंगा। हमें विज्ञान पर खर्च करना पड़ेगा, एजुकेशन पर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम एक मजबूत मुल्क नहीं बन पाएंगे। अब लड़ाई विज्ञान से होगी, तकनीक से होगी, रोबोट से होगी, ड्रोन से होगी, फाइटर प्लेन से होगी, मिसाइल से होगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।